दुश्मनों पर होगा हिंदुस्तान का वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका की सेनाएं इन दिनों हिमाचल में संयुक्त युद्धाभ्यास में जुट गई हैं। ये युद्धाभ्यास आतंक को जड़ से खत्म करने के संकल्प की बुनियाद है। ये दोनों देशों के बीच में बेहतर सैन्य तालमेल की मिसाल भी है। इस युद्धाभ्यास के जरिए दोनों देशों के दुश्मन खौफ खा रहे हैं, क्योंकि इसी युद्धाभ्यास का नाम रखा गया है वज्र प्रहार। अत्याधुनिक हथियार, सटीक निशाना और पल भर में दुश्मन को निस्तनाबूद करने की तैयारी। यह है हिंदुस्तान के जाबाजों के साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्स के जवानों का संयुक्त युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। हिमाचल प्रदेश की बकलोह की वादियां इन दिनों हिंदुस्तान के दम की गवाह बन रही हैं। बंदूकों की ये गर्जना हिंदुस्तान को दुश्मनों से महफूज रखने की हुंकार है। आतंक पर प्रहार और दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने की रणनीति यहां अमेरिकी जवानों के साथ मिलकर बनाई जा रही है। बकलोह में हो रहा वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास का 13वां संस्करण है। इस अभ्यास को कामयाब बनाने के लिए हिमाचल के बकलोह में स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल को चुना गया है। यहां अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज ग्रुप के जवान भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो के साथ 21 दिनों का अभ्यास कर रहे हैं। वज्र प्रहार के दौरान दोनों सेनाएं पहाड़ी इलाकों में युद्ध का अभ्यास कर रही हैं। इस दौरान आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करने की प्रैक्टिस भी की जा रही है। दुर्गम इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने का अभ्यास किया जा रहा है। मुश्किल हालात में फंसे सैनिकों को सुरक्षित निकालने का हुनर सीखा जा रहा है। दुश्मन की आसमानी साजिशों को नाकाम करने की काबिलियत परखी जा रही है। दुश्मनों के अंत का संकल्प जो है वो पूरा होने जा रहा है। दुश्मनों पे प्रहार की जो तैयारी है ये हमारी सेना को तो सशक्त करती ही है। जो अक्टूबर में होने वाला अभ्यास है वो अब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेना और तंदुरुस्त होती जा रही है और कोशिश यही है कि दुश्मनों को नेस्तनाबूद जल्द से जल्द किया जाए। शुक्रिया। जी हाँ, बिल्कुल सही। और देखिए, नाम ही इसका रखा गया है वज्र प्रहार, मतलब दुश्मनों पर प्रहार करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब भारत और अमेरिका की सेनाएं जो है उनका युद्धाभ्यास संयुक्त रूप से चल रहा है। मकसद इसका यही है कि जो भी दुश्मन है वो अब सावधान हो जाए। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। अपनी ताकत को और निखारने के लिए अमेरिकी और भारतीय सेना पिछले कई वर्षों से लगातार युद्धाभ्यास कर रही हैं। भारत और अमेरिका इस युद्धाभ्यास की मेजबानी बारी बारी करते हैं। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर के महीने में अमेरिका के लेविस मैकॉर्ड बेस में ये युद्धाभ्यास हुआ था। संयुक्त युद्धाभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं बर्फीली पहाड़ियों पर भी अपनी सैन्य क्षमताओं को परखती हैं। रात के अंधेरे में दुश्मन को तलाश कर ढेर करने की प्रैक्टिस की जाती है। अगर आतंकी किसी घर में छिपे हों तो बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए आतंकियों को ढेर करने का अभ्यास किया जाता है। यानी दुश्मन ना तो किसी के घर में पनाह ले पाएगा और ना ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग पाएगा। तैयारी ऐसी है कि किसी भी सूरत में आतंकियों का ढेर होना तय है। दुश्मन की हर साजिश को नाकाम करने की स्क्रिप्ट तैयार है। चीन की टेंशन की अगर बात की जाए तो इसकी वजह भारत अमेरिका के बीच चल रहा वज्र प्रहार युद्धाभ्यास ही नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच इसी साल अक्टूबर में एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होने जा रही है। उत्तराखंड के औली में युद्धाभ्यास के नाम से यह सैन्य अभ्यास अक्टूबर के महीने में होगा। भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहा यह भी एक सालाना युद्धाभ्यास है। दोनों देशों के बीच होने जा रही एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण होगा।
अक्टूबर के महीने में जब सर्दी दस्तक देने लगती है, स्नोफॉल की दस्तक सुनाई देने लगती है, उस वक्त भारत और अमेरिका सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम देंगी। उत्तराखंड के औली में करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारत और अमेरिका की सेनाएं सैन्य अभ्यास को अंजाम देंगी। जिस जगह ये मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, वहां से LAC महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी बात यह है कि ये एक्सरसाइज तब होगी जब LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है, तो दूसरी ओर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन भी आमने सामने हैं। ऐसे माहौल में ये युद्धाभ्यास होगा तो भारत की सरजमी पर, लेकिन इसका सीधा संदेश सीमा पार चीन तक जाएगा। LAC के करीब अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन की बौखलाहट का बढ़ना तय माना जा रहा है। जानकारों की माने तो इस संयुक्त सैन्य अभ्यास से चीन को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। सीमा पर चीन रह रहकर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। हाल के समय में पूर्वी लद्दाख में PLA के लड़ाकू विमान LAC के काफी समीप उड़ान भरते देखे गए थे। भारत ने इस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन चीनी सेना की बार बार की जाने वाली ऐसी हरकतें उसकी मंशा पर सवाल उठाती हैं। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का ये 18वां संस्करण होगा। दोनों देशों के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ये युद्धाभ्यास एक साल अमेरिका और एक साल भारत में होता है। बीते साल युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था और इसीलिए इस साल भारत में होने जा रहा है। रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच ये युद्धाभ्यास 18 से 31 अक्टूबर के बीच होगा। इस सैन्य अभ्यास का मकसद जंग के मैदान में एक दूसरे की तैयारियों को परखना, युद्ध कौशल की बारीकियों को सीखना है, बल्कि दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और संचालन को बढ़ाना है। इस युद्धाभ्यास के जरिए भारत अपनी हाई ऑल्टीट्यूड मिलिट्री वॉरफेयर की रणनीति अमेरिका से साझा करेगा। वहीं अमेरिकी सेना भी अलास्का जैसे बेहद सर्द इलाकों में तैनात रहती है, जहां 12 महीने बर्फ रहती है। ऐसे में अमेरिकी सेना अपनी हाई ऑल्टीट्यूड स्ट्रैटेजी भारतीय सेना से साझा करेगी। साथ ही पर्वतारोहण, जंगल में युद्ध और बेहद खराब मौसम में कार्रवाई करने की अपनी क्षमता का भी दोनों सेनाएं प्रदर्शन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो जाहिर सी बात है कि इस सैन्य अभ्यास से भारत की सैन्य ताकत को और भी बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए, बीते कुछ सालों में भी भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा क्षेत्र में भागीदारी जो है वो काफी हद तक बढ़ गई है। दरअसल जून 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार नामित किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में कई महत्वपूर्ण रक्षा और सुरक्षा समझौते भी हुए। कैसे, वो दिखाते हैं। 2016 में भारत अमेरिका के बीच में लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत दोनों देशों की सेना एक दूसरे के ठिकानों का इस्तेमाल हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए कर सकती है। दोनों देशों में 2018 में COMCASA यानी कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जो दोनों सेनाओं के बीच में अंतर संचालन प्रदान करता है। इसके तहत भारत अमेरिका से उच्च तकनीक खरीद सकता है। अक्टूबर 2020 में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए BECA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर मोहर लगाई। इस समझौते के तहत दोनों देश सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भूस्थानिक डाटा और मानचित्रों को साझा भी करते हैं। तो देखिए, दमन के समुद्री तट पर कोस्ट गार्ड ने 14 मछुआरों की जान बचाई है। इन मछुआरों की नाव इंजन में खराबी के कारण समुद्र में फंस गई थी, जिसके बाद इन सभी को एयरलिफ्ट किया गया। फिलहाल इन्हें मत्स्य विभाग को सौंपने का फैसला भी कर लिया गया है। समंदर में उफनती लहरें, लहरों पर उछलती कूदती नाव,
और नाव के सिर पर मंडराता हेलीकॉप्टर। थोड़ा और गौर करेंगे तो पाएंगे इस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे की तरफ समुद्र में लटक रही है और कवायद चल रही है समुद्र की लहरों में फंसी जिंदगी को बचाने की। जो एक नहीं 14 लोगों की टीम थी। एयरलिफ्ट की ये तस्वीरें दादरा नागर हवेली और दमन दीव के समुद्री किनारे की हैं। हालांकि ये रेस्क्यू भी आसान नहीं था, क्योंकि समुद्री लहरों में फंसी नाव और जान बचाने की मुहिम के बीच मौसम और बारिश ने अड़ंगा लगाने की खूब कोशिश की। बोट उसमें पानी भर रहा था, वो अड्रिफ्ट थी और उससे जो सी स्टेट था वो इतना रफ था कि उस वैसे वहाँ से बंदों को निकाल पाना सर्वाइवर्स को काफ़ी मुश्किल था। उसमें उनको हमने अभी इनको निकाला है और 11 बंदों को सेव करके लेकर के आए। टोटल कितने लोग थे? टोटल ये इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। बोट से जितने भी हमने निकाल सकते थे वो हम सबको निकाल के लेकर के आ गए। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम ने, जिन्होंने 14 मछुआरों को बचाकर उन्हें सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया। ये मछुआरे जिस नाव में सवार थे उसमें गड़बड़ी होने की वजह से वो डूबने की कगार पर पहुंच गई थी। मुंबई में रजिस्टर्ड ये नाव नवसारी से सफर पर निकली थी, जो वापस मुंबई की ओर जा रही थी। लेकिन मंगलवार की रात जब नाव दमन तट से लगभग 16 समुद्री मील की दूरी पर थी तो नाव पर सवार मछुआरों को इंजन में खराबी का पता चला। जब मछुआरों की टीम इंजन नहीं शुरू कर पाई तो इन लोगों ने मदद के लिए कोस्ट गार्ड से संपर्क किया। करीबन 11:30 बजे आज सुबह हमें एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक बोट जिसका कि कल इंजन फेलियर हो गया था और उसके बाद वो बोट अड्रिफ्ट था, उसमें फ्लडिंग हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन हमारे हेडक्वार्टर से हमको मिला। हमने 11:40 पे अपना हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। बोट का नाम तुलसी देवी था, जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है और काफ़ी बारिश और रफ सी कंडीशंस में ये इस रेस्क्यू को किया गया है। मछुआरों के कांटेक्ट करने के बाद दमन कोस्ट गार्ड की टीम एक्शन में आई। हेलीकॉप्टर ने 11 मछुआरों को 4 उड़ानों में एयरलिफ्ट किया, क्योंकि ये लोग नाव के इंजन में आई खराबी को लेकर आश्वस्त थे कि ठीक हो जाएगी। हालांकि बाद में बचे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट कर एयरबेस लाया गया, जहां से इन्हें फिशरी डिपार्टमेंट के हवाले किया जाना है। दमन से गोपी गंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद दिल्ली एनसीआर को एक और सौगात मिलने वाली है। ये सौगात है रैपिड रेल की, जिसका फर्स्ट लुक सामने आया है। इसे हम खास तौर पे आपके लिए लेके आए हैं। 82 किलोमीटर रूट पे बनने वाले इस रैपिड रेल सिस्टम की अपनी ही खूबियां हैं, आप भी देखें। दिल्ली से मेरठ जाने वालों को पहली सौगात एक्सप्रेसवे की मिली। अब बारी दूसरी कुश्त की है। इसमें अब जुड़ने वाली है रैपिड रेल, जिसका इंतजार अब खत्म होने को है। इसकी पहली झलक सामने आ गई है। हालांकि शुरुआत दिल्ली से मेरठ तक नहीं होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह चालू हो जाएगा। रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मार्च 2023 तक अपना सफर शुरू कर देगा। पूरा रूट कई फेज में खोला जाना है। शुरुआत पहले 17 किलोमीटर के सफर से होगी। उसके बाद जैसे जैसे काम होता रहेगा, रैपिड रेल अगले स्टेशन से अंतिम स्टेशन तक का सफर तय कर लेगी। रैपिड रेल सिस्टम को लेकर सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उत्सुकता नहीं है, बल्कि समूचे देश में है। यही वजह है कि जब पहले इसके डिब्बे सामने आए तो इसने सुर्खियां बटोरी थी और अब पूरी ट्रेन का लुक सामने आ गया है। इसके फर्स्ट लुक पर गौर करने से साफ दिख रहा है कि फ्रंट लुक को बुलेट ट्रेन की तर्ज पर डिजाइन किया गया है, जबकि साइड में मेट्रो ट्रेन की तरह दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ट्रेन 6 बोगियों वाली है।
आम आदमी का सपना रैपिड रेल में सफर करने का बहुत जल्द पूरा होने वाला है। ऐसे में रैपिड रेल अब तैयार हो चुकी है। पहले एक नजर देखिए, आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे होंगे और ये ट्रेन बिल्कुल बनकर तैयार है। अब तक आपने कोचेस देखे होंगे कि आखिर कोचेस कैसे होते हैं रैपिड रेल के, लेकिन पहली बार आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेन पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में ये चलनी शुरू भी हो जाएगी। मार्च 2023 से इसे चलना है साहिबाबाद से दोहाई तक, लेकिन उससे पहले ट्रायल रन भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। जहां तक बात दिल्ली से मेरठ के सफर की है, तो इस रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। इसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और 68 किलोमीटर का हिस्सा यूपी में पड़ता है। दिल्ली में इस कॉरिडोर में जंगपुरा, सराय काले खां, न्यू अशोकनगर और आनंद विहार 4 स्टेशन हैं, जिनमें सिर्फ आनंद विहार स्टेशन भूमिगत है। इस स्टेशन से दिल्ली की ओर न्यू अशोकनगर और गाजियाबाद की दिशा में साहिबाबाद एलिवेटेड स्टेशन बनाए जा रहे हैं। पहले फेज को लेकर इसका शॉर्ट ट्रायल शुरू हो गया है। फुल ट्रायल नवंबर के आखिरी हफ्ते में होगा। साहिबाबाद से दुहाई के 17 किलोमीटर के हिस्से पर अब इस हिस्से के बचे खुचे सिविल वर्क को निपटाया जा रहा है। दिल्ली से मेरठ तक का सफर हर कोई जानता है कि आखिर रैपिड रेल जब चलेगी तो ये सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा। लेकिन रैपिड रेल कब चलेगी, इसको लेकर तमाम सवाल हैं। उसको लेकर ये भी बात की जा रही है कि आखिर जब ट्रेन चलेगी तो उसके अंदर क्या क्या खासियत होंगी। हमने अब तक आपको कोचेस के बारे में दिखाया है कि रैपिड रेल के कोचेस कैसे होंगे, लेकिन पहली बार आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। इस ट्रेन के अंदर 6 कोचेज हैं। मार्च 2023 में साहिबाबाद से दोहाई तक ये ट्रेन चलेगी और उससे पहले लगातार यहाँ पर ट्रायल शुरू किया जा चुका है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से 82 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है, उसी हिसाब से इस यात्रा को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि गति के साथ काम को पूरा किया जाए। पब्लिक सेफ्टी के लिए इसमें खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट पर अमल के पीछे का मकसद दिल्ली की भीड़ को कम करना और एनसीआर में होने वाले प्रदूषण से आजादी दिलाना भी है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कर लेते हैं देश भर में। देखिए, जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कई शहरों में तो कल से ही उत्सव का माहौल है। गुजरात के राजकोट में कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर शानदार मेला भी लगा है और खास बात ये रही कि इस मेले में खुद सीएम भूपेंद्र पटेल और बड़े नेता भी पहुंचे और यहां लगे झूलों पर सवारी का लुत्फ भी उठाया। जन्माष्टमी के मौके पर लगे मेले की ये रंग बिरंगी तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं। यहां आम लोगों के साथ साथ बहुत से खास लोग भी उत्सव में शरीक होने पहुंचे। मेले में एक और खास रंग उस वक्त जुड़ गया जब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत सियासत की कई हस्तियां यहां पहुंची। ये सभी लोग यहां लगाए गए झूले में सवारी करते दिखे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल और गुजरात बीजेपी के दिग्गज नेता वजूभाई वाला ने भी झूले की सवारी का लुत्फ उठाया। इस मौके पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी झूले पर सवार नजर आए। जब खुद सीएम भूपेंद्र पटेल और दूसरे नेता झूले का मजा ले रहे थे, तब भला गुजरात सरकार के मंत्री कैसे मौका चूक सकते थे। मंत्रियों ने भी इस मेले का मजा लिया और झूले में सवारी करते दिखे। गुजरात में चुनाव जल्द होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं ने न सिर्फ झूले की सवारी की, बल्कि लोगों के बीच पहुंचकर और उनसे मेलजोल बढ़ाकर इशारों में सियासी कलाबाजी के जरिए विरोधियों को धूल चटाने का संदेश भी दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बारिश की वजह से आई बाढ़ की। बारिश के बीच देश भर में मिशन जीवन को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कई इलाके बारिश के साथ साथ सैलाब का सामना कर रहे हैं। देश के पूर्वी हिस्से से लेकर पश्चिमी छोर तक आसमानी आफत के आगे इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। इस मुश्किल घड़ी में राहत और बचाव टीम लगातार काम कर रही है। लोगों को बाढ़ से बचाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले की हैं, जिसे एसडीआरएफ के जवानों ने 26 साल के एक युवक को सुरक्षित बचाकर अंजाम दिया है। घटना सुबह 10 बजे की है। पड़वा गांव से बहने वाली धसान नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से एक युवक उफनती जलधारा के बीच फंस गया था। ये युवक अपने मवेशियों को नदी से निकालने के लिए पहुंचा था, लेकिन खुद पानी की मझधार में फंस गया। युवक ने किसी तरह नदी के बीच छोटे से टापू पर बैठकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी गांव वालों के जरिए प्रशासन को मिली, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। मोटरबोट की मदद से एसडीआरएफ के जवानों ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो पकड़ने के चक्कर में जो बह रही थी धसान नदी में, आई हुई है धसान नदी अभी, तो उसी को पकड़ने चले गए। और अच्छी बात ये रही कि वो एक पत्थर पे जाके स्थिर हो गए। जैसे ही पुलिस को पता चला, टीआई साहब ने हमें बताया, फिर वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी मिलाए, डीआई साहब, आईजी साहब और एडीसी साहब, उनके निर्देश प्राप्त हुई। फिर टीम आई हमारी एसडीआरएफ की, और यहाँ पे सभी के सहयोग से व्यवस्था थी, उनको सकुशल वापस निकाल लिया गया बाहर। दरअसल मध्य प्रदेश के कई इलाकों में इन दिनों मूसलाधार बारिश से सैलाब के हालात हैं। सुजारा बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे धसान नदी का बहाव अचानक तेज हो जाता है। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए छोटे बच्चों, जानवरों और बुजुर्गों को नदी के पास जाने के लिए मना किया गया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एसडीआरएफ की टीम ने 7 गांव वालों को मोटर बोट से सुरक्षित निकालकर एक और रेस्क्यू को अंजाम दिया। ये सभी गांव वाले पशु चराने खेतों में गए थे, लेकिन अचानक नदी से बड़ी मात्रा में पानी आने से खेतों में लबालब पानी भर गया, जिससे ये लोग एक ऊंची जगह पर फंस गए थे। पानी की ये हाहाकारी तस्वीरें गुजरात के सूरत की हैं। पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई फुट गहरा पानी भर गया है, कई घर पानी में घिर गए हैं। पानी इतना ज्यादा है कि रिहायशी इलाकों में मोटर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तकलीफ तो आप खुद ही देख रहे हो, कैसी तकलीफ हो रही है। इसमें कैसे गुजारा होता है हम लोगों का। अब लोग घर में घुस जाता है पानी। देखो आप देख रहे हो कैसा, देखो देखो एक बार ऐसे बच्चा है, हमको मालूम है यही साल में सेट मराया है कि हर 10 साल में पानी आ रहा है, तो हम हर घर में जाते तो सबको तकलीफ हो रहा है, तो इसके लिए सेट मारे। अब डबल पे रह रहे, फिर भी हम लोगों को तकलीफ हो रहा है, खाने का तकलीफ हो रहा है, मुसीबत, सब कुछ मुसीबत। ऐसे ही किसी घर में एक प्रेग्नेंट महिला पानी में फंस गई थी। प्रशासन को जब इसकी सूचना मिली तो रेस्क्यू टीमों को बचाव कार्य में लगाया गया। टीम ने सैलाब के बीच फंसी महिला को मोटर बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाल लिया। मीठी खाड़ी का जो एरिया है उसमें पानी को निकालने के लिए 8 जितना डी वाटरिंग पंप लगाया गया है। 7 जितना जो ट्रैक्टर्स है उसको कम्युनिकेशन के लिए लगाया गया है, और उसके साथ साथ फायर का टीम और दूसरे जो टीम्स हैं हेल्थ और सैनिटेशन और हाइजीन का, वो लोग काम कर रहे हैं। बाढ़ की विभीषिका से सिर्फ इंसान या जानवरों को ही नहीं बचाया गया, गाड़ियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर में सोनपुरा गांव से बहने वाली जवाई नदी में एक ड्राइवर को गाड़ी समेत रेस्क्यू किया गया। नदी के तेज बहाव में ड्राइवर जीप समेत फंस गया था। तेज बहाव के कारण ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और जीप नदी में फंस गई। गांव वालों ने गाड़ी वाले को तो पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन जीप को बाहर निकालने के लिए ट्रैक्टर को बुलाना पड़ा, लेकिन ट्रैक्टर भी पानी में फंस गया, जिसके बाद जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। जेसीबी के जरिए जीप और ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। टीकमगढ़ से सुधीर कुमार जैन और पाली से भरत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए, हमारा देश विविधता और एकता का शानदार प्रतीक है। इसकी कई बार मिसाल भी सामने आई है और यही हिंदुस्तान को एक अलग पहचान भी देता है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान और परंपरा रही है, जिसकी छटा पूरे साल अलग अलग त्योहारों उत्सवों में झलकती है। ऐसा ही एक अनूठा सा उत्सव है उत्तरकाशी में मनाया जाने वाला फेस्टिवल, यानी दूध मक्खन से खेली जाने वाली होली। ये सुनने में भले ही कुछ अतरंगी लग रहा हो, लेकिन इसकी छटा अपने आप में शानदार है। ये मस्ती में झूमते लोग, पहाड़ी परिधान में सजी ये महिलाएं, पारंपरिक रासो तांदी नृत्य की ये मनमोहक झलकियां। ये शानदार तस्वीरें हैं उत्तरकाशी में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद टूरिस्ट स्पॉट दयारा बुग्याल के मशहूर बटर फेस्टिवल की। रंगों और फूलों से होली के बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसी जगह भी है जहां पर सदियों से दूध और मक्खन की अनूठी होली खेली जाती है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद दयारा बुग्याल में पारंपरिक और ऐतिहासिक बटर फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। यहाँ हर साल भाद्रपद की संक्रांति को प्रकृति का आभार जताने के लिए दूध मक्खन से होली मनाने की सालों पुरानी परंपरा है। इस उत्सव में बड़ी संख्या में देश और विदेश से सैलानी आते हैं और उत्सव का खूब आनंद लेते हैं। विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान ने विधिवत पूजा अर्चना कर इस उत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन मौसम के खराब होने के चलते वो शामिल नहीं हो पाए, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सोशल मीडिया के जरिए इलाके के लोगों को उत्सव की बधाई दी। देश और विदेश से आए हजारों सैलानियों और स्थानीय लोगों ने उत्सव में एक दूसरे पर मट्ठा, मक्खन और दूध लगाकर उत्साह से बटर फेस्टिवल को मनाया। क्षेत्रीय लोगों और महिलाओं ने पहाड़ी परिधान में जमकर रासो तांदी नृत्य किया। इस उत्सव में माखन मिश्री के शौकीन भगवान श्री कृष्ण की झांकी भी देखने को मिली। अठारह किलोमीटर के क्षेत्र में फैला दयारा बुग्याल बड़ा ही खूबसूरत है। जहां भी देखो वहां हरियाली ही हरियाली है, मानो प्रकृति का स्वर्ग यहीं पर है। गर्मी का मौसम शुरू होते ही रैथल समेत आसपास के गांवों के लोग अपने मवेशियों के साथ बुग्याली क्षेत्रों में चले आते हैं और पूरी गर्मी के मौसम में यहीं पर रहते हैं। इस दौरान वो ये खास बटर फेस्टिवल मनाकर ही अपने गांव वापस लौटते हैं। भारत अलग अलग त्योहारों का देश है। यहाँ हर राज्य और प्रदेश की अपनी एक खास परंपरा और संस्कृति है और ये बटर फेस्टिवल हिंदुस्तान की इसी विविध संस्कृति का एक शानदार प्रतीक है, जिसमें लोगों के अंदर आपसी प्रेम के साथ साथ प्रकृति के प्रति प्रेम भी स्पष्ट नजर आता है। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर मधुबाला की। हम मशहूर एक्ट्रेस मधुबाला की बात नहीं कर रहे, हम उस खास मधुबाला की बात कर रहे हैं जिसका पाकिस्तान के कराची में इलाज किया गया और पुराने दर्द से उबार लिया गया। कौन है ये मधुबाला और किस तरह से मुसीबत में पड़ी, कैसे इन्हें राहत मिली है, ये सब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के कराची जू के एलिफेंट हाउस में रखी गई इस हथिनी को अब उस मुसीबत से काफी राहत मिल गई है जिसके चलते ये काफी वक्त से परेशान थी। एनिमल वेलफेयर ग्रुप फॉर पास के सदस्यों और वेटरनरी डॉक्टरों ने आखिरकार इसका इलाज करने में कामयाबी हासिल की और इसे दर्द से छुटकारा दिला दिया। अफ्रीकी नस्ल की हथिनी मधुबाला 16 साल की है। इसे दांत और सूंड में लंबे समय से तकलीफ थी।
इस सिलसिले में एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट की याचिका पर सिंध हाई कोर्ट ने सुनवाई की और जानवरों के लिए काम करने वाले समूह को इसकी सेहत का जायजा लेने का आदेश दिया। इसके बाद वेटरनरी डॉक्टर्स और कार्यकर्ताओं के दल ने यहां पहुंचकर इसका इलाज किया और 5 से 6 घंटे तक सर्जरी के बाद इसे परेशानी से मुक्ति दिलाई। मधुबाला का इलाज करना डॉक्टरों के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन डॉक्टर्स खुश हैं कि उन्होंने इस काम को कामयाबी के साथ अंजाम दे दिया। इलाज के बाद अब इसकी स्थिति काफी बेहतर है और उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द ही एक बार फिर से चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों का मनोरंजन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।